ट्रेन में प्रेम, यह एक प्रेम कथा है। इस कहानी में लड़के को ट्रेन में ही एक लड़की से प्रेम हो जाता है। अब लड़की को लड़के से प्रेम होता है कि नहीं, ये जानने के लिए पढ़िए पूरी कहानी। सुबह 8 बजे का समय था। स्टेशन पर रुकने के लिए ट्रेन के चलने की गति धीमी होने लगी थी कि वहां उतरने वाले यात्री अपना अपना सामान उठाने लगे थे। जनरल बोगी के कारण डिब्बे में काफ़ी भीड़ थी। भीड़ से निकलते हुए वह लड़का भी अपना एक छोटा सा हैंडबैग लेकर जल्दी से ट्रेन से नीचे उतर जाता है और खिड़की से अंदर की ओर झांकते हुए शिश करके इशारा कर लड़की से मोबाइल नंबर मांगने की कोशिश करने लगता है। रिया शिश आवाज़ सुनकर लड़के की ओर देख इशारे से सिर हिलाकर नंबर देने से इनकार कर देती है। लड़का फिर से दोबारा नंबर मांगने की कोशिश करता है। हेलो हेलो मैम, मेरी बात तो सुनिए, लड़की ने धीमी आवाज में रिया से कहा। रिया इस बार बेझिझक देर न करते हुए अपना नंबर देने के लिए हाथ खिड़की से बाहर की ओर निकालकर अपना नंबर उस लड़के के हाथ में देती ही है कि ट्रेन चल पड़ती है। लड़का उस मोबाइल पर जल्दी से अपना उंगली फेर कर नंबर लेते हुए 8-10 कदम चलती ट्रेन के साथ साथ चलते हुए खिड़की से रिया का मोबाइल वापस कर देता है और शुक्रिया कहता है। इधर अब स्नेहा की नींद भी खुल गई होती है और वह उस लड़के को मोबाइल देते हुए रिया को देख लेती है और मन में यह सोचने लगती है कि कहीं रिया यह बात को मुझसे छुपाना तो नहीं चाहती है। मैं इस बात को रिया से पूछूं या न पूछूं। स्नेहा सोच विचार कर ही रही थी कि रिया स्नेहा की ओर देखते हुए कहा, अच्छा हुआ तेरी आंखें खुल गई, बस आधे घंटे में हमारा स्टेशन आने वाला है। स्नेहा मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर हाँ कहती है। इस तरह बातचीत करते करते ट्रेन स्टेशन पे पहुंच जाती है। दोनों अपना अपना बैग अपने अपने कंधे पर लटकाते हुए ट्रेन के नीचे उतरकर सड़क की ओर बढ़ जाते हैं। वहाँ एक ऑटो रिक्शा रुक उस पे बैठ रिया ऑटो चालक को अपने घर, स्नेहा का घर स्टेशन से पास और रिया का घर वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। इसलिए स्नेहा लड़की को थोड़ी देर अपने घर रुकने को कहती है। रिया स्नेहा की बात मान जाती है और ऑटो चालक को स्नेहा के घर की ओर चलने को कहती है। स्नेहा के मन में मोबाइल वाली बात का हलचल था। वह घर तक पहुंचने का इंतजार भी नहीं कर पा रही। उसका मन यह जानने के लिए बेचैन था कि आखिर इसने उस लड़के को अपना मोबाइल क्यों दी थी। आखिर क्या बात हो सकता है, मैं जानना चाहती हूँ। ये बात स्नेहा को बर्दाश्त नहीं होता है और वह यह बात रिया से पूछ ही लेती है। स्नेहा रिया से कहती है, रिया तू अपना मोबाइल नंबर उस लड़के को क्यों दी, मैं जानना चाहती हूँ। बस यूं ही रे। यह कहते समय रिया के मुख पे बेवजह मुस्कुराहट। स्नेहा कहती है, जहाँ तक मैं जानती हूँ तू बेवजह किसी को अपना मोबाइल नंबर नहीं दे सकती है। अब बता दे मुझे सच क्या है। स्नेहा ने रिया को देखते हुए फिर से कहा, मैंने सब देख लिया है, तुम दोनों का आदान प्रदान, कुछ छुपा नहीं मुझसे। कहते हुए स्नेहा मुस्कुराती है और रिया की ओर एकटक देखने लगती है। रिया कहती है, अच्छा चल घर, फिर सब बताती हूँ तुझे। तू मेरी सहेली है, तुझे नहीं बताऊंगी तो फिर किसे बताऊंगी। ऐसा कहते हुए रिया बात को टालने की कोशिश करती है। इस बात पर स्नेहा बोल उठी, अच्छा ठीक है, घर तो पहुंचने वाले ही हैं हम, बस ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मिनट लगेंगे। अब रिया और स्नेहा घर पहुंच चुके थे। माँ माँ की आवाज़ लगाते हुए स्नेहा अपने घर के दरवाज़ा खटखटाती। फिर अंदर से बूढ़ी माँ दरवाज़ा खोलकर तुरंत अंदर की ओर वापस चली जाती है। रिया स्नेहा की माँ को देखकर स्नेहा से पूछती है, क्या हुआ स्नेहा, आंटी की तबीयत तो ठीक है ना। वो बीमार सी लग रही थी। हाँ, वो अक्सर बीमार रहती है, मेरे लाख मना करने पर भी घर में कुछ न कुछ काम करती ही रहती है और मैं इनका ख्याल भी कितना टाइम तक रखूं। मुझे तो जॉब भी जाना होता है। पिताजी की मौत के बाद भाई भी अलग रहने लगा है। घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, तुझे तो सब मालूम ही है। रिया कहती है, सही कहा। कहते हुए दोनों घर के अंदर जाते हैं और जाते ही अपने अपने कंधे से अपना अपना बैग उतारकर बरामदे में पड़े टेबल पर रखते हुए दोनों बाथरूम की ओर बढ़ते हैं। फ्रेश होकर स्नेहा रिया को अपने रूम के अंदर रखे सोफे पर बैठने को बोलकर खुद रसोई की तरफ चाय बनाने चली जाती। इधर रिया एक छोटा सा तौलिया अपने बैग से निकालकर अपना फेस पोंछ रही होती है। इतनी में ही स्नेहा ट्रे पर चाय से भरी 2 कप और कुछ मिठाइयाँ भी लेकर उस रूम में आ जाती है जहाँ रिया बैठी हुई होती है। रिया के पास आकर एक भरी कप रिया की ओर बढ़ाते हुए स्नेहा कहती है, ले रिया, चाय पीकर पहले थकान दूर कर ले, फिर बातें करेंगे, फिर थोड़ी देर आराम करना और घर चले जाना। रिया तौलिया को वापस बैग में रख चाय की कप
स्नेहा के हाथ से पकड़ लेती है। स्नेहा ने रिया से उस मोबाइल वाली बात को फिर से पूछा। अब तो बता दे महारानी जी कि उस लड़के को अपना मोबाइल नंबर क्यों दिया था। रिया कहती है वह लड़का पुलिस वाला था, इसलिए मैंने उसे मोबाइल नहीं मोबाइल नंबर दिया। स्नेहा इस बात को सुनकर चौंकते हुए पूछा, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैं समझी नहीं। रिया कहती है हाँ, यह लड़का पुलिस वाला था। स्नेहा झट से कहती है, तुझे कैसे पता कि वह पुलिस वाला था? वह तो ड्रेस में भी नहीं था, और वह पुलिस वाला था भी तो तुझे उससे क्या? रिया चाय की चुस्की लेते हुए स्नेहा से कहती है, स्नेहा तुझे तो यह बात पता है, मैंने तुझे बताया था कि मेरे पापा मेरी सबसे छोटी बहन नमिता की शादी के लिए कुछ पैसे रखे थे। उस पैसे को मेरी दूसरी नंबर वाली बहन तीसा के हस्बैंड शरद ने मेरे पापा से उधार के रूप में ले लिया था, और अब पैसे वापस मांगने पर पापा से बदतमीजी से पेश आता है। और तीसा भी अपने हस्बैंड की गलतियों पर पर्दा डालने से पीछे नहीं हटती। उसके कारण आज 3 साल हो गए मेरी छोटी बहन नमिता की शादी नहीं हो पा रही है। हमारा परिवार उसके कारण परेशान है, और अब वह किसी लड़के का जानलेवा हमला करके पिछले सप्ताह से फरार है। मैंने अखबार में पढ़ा था पुलिस उसे ढूंढ रही है। स्नेहा कहती है हाँ, मैं जानती हूँ उसे, तूने मुझे बताया था। वाकई में बड़ी बदतमीज है शरद। कम से कम अंकल के साथ ऐसा नहीं करना था। बेचारा अंकल कम सैलरी वाला जॉब करके घर चलाएंगे कि लड़की की शादी कर। अंकल अब पैसे कहाँ से लाएंगे? और तू भी क्या करेगी? अपने हस्बैंड के देहांत के बाद तू तो खुद बेसहारा बनकर मायके में पड़ी है, वो भी एक 4 साल के लड़के के साथ। वैसे शरद जैसे व्यक्ति परिवार को सिर्फ बर्बाद ही करते हैं। उसके जैसे लोग से परिवार को दर्द ही मिलता है। मेरा बस चले तो वैसे व्यक्ति को जेल का हवा खिलाऊं। ऐसा कहते समय स्नेहा का भवें चढ़ गया था। रिया कहती है हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही गुस्सा आता है, पर मेरे पापा ऐसा नहीं चाहते। उनका कहना है कि वह भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। मेरी एक बेटी उसके घर में है, पर मैं अपने पापा से की बदतमीजी का बदला सर से लेकर रहूंगी, चाहे जैसे भी। वरना वह हर बार ऐसी बदतमीज करने की गुस्ताखी करता रहेगा। और यही सोचकर मैंने उस ट्रेन वाले पुलिस को अपना नंबर दिया। यह कहते हुए रिया की आंखें भर आए थे। स्नेहा रिया के और करीब आते हुए कहा, तेरे कहने का मतलब समझी नहीं। नंबर से उसका क्या ताल्लुक है? रिया कहती है शरद कहाँ छिपा होगा, मैं बता सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँ कि शरद पकड़ा भी जाए और सज़ा भी मिल जाए, और पापा को इस बात का पता भी न चले कि इसमें मेरा हाथ था। मैं इसका फ़ायदा दूसरों से, यानी इस ट्रेन वाला पुलिस से उठा सकती हूँ। इस मामले में शायद वह काम आ जाए यदि मैं उससे दोस्ती कर लूँ तो। स्नेहा झट से बोल पड़ती है, दोस्ती या प्यार? कहीं प्यार तो नहीं हो गया है तुझे उससे? रिया कहती है, अरे नहीं रे, वैसे दिखने में था भी बहुत खूबसूरत, इसमें कोई शक नहीं है, पर मैं पागल नज़र आ रही हूँ क्या तुझे? ये सब करने का टाइम नहीं है मेरे पास। ये सब झमेले में नहीं पड़ना है मुझे तो बस अपने बाप का पैसा वसूल करना है बस। और इस काम में मैं सफल कैसे हूँ, बस यह सोचती रहती हूँ। स्नेहा रिया की बात को काटते हुए झट से कहती है, यानी कि तू उसे मोहरा बनाना चाहती है? हाँ, ऐसा ही समझ ले, कहते हुए रिया उदास होकर निगाहें नीचे कर लेती है। स्नेहा कहती है कि लेकिन तू कैसे श्योर है कि वह लड़का पुलिस ही था? वह तो ड्रेस में भी नहीं था। रिया कहती है, बैठ तुझे सब बताती हूँ। फिर रिया स्नेहा को उस लड़के का वह बात बताती है जो स्नेहा नहीं देखी होती है। 5 बजे भोर का समय था। चिड़ियों की चहचहाट कानों में गूंज रही थी। अंधेरा छिड़ रहा था। प्लेटफार्म पर अब चहल पहल होने लगा था। अनूपपुर स्टेशन पर आ रही ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्री का ट्रेन रुकते ही ट्रेन में बैठने के लिए भागम भाग होने लगा था। स्नेहा और रिया को भी ट्रेन के अंदर घुसकर सीट पाने की जल्दी थी, इसलिए रिया और स्नेहा दोनों भीड़ में इधर उधर जगह बनाते हुए औरों से कुछ पहले ही ट्रेन में चढ़ गए थे, और उन दोनों को विंडो सीट भी मिल गया था। दोनों की सीट आमने सामने थी। स्नेहा रिया को सीट पर बैठने को बोलकर वह खुद बाथरूम की ओर चली जाती है। स्नेहा की जगह पर रिया एक टिफिन बैग रख देती है। इधर रिया सीट पर अभी बैठी ही थी कि कुछ ही देर में एक हैंडसम लड़के की ट्रेन में एंट्री होती। ट्रेन में आते ही रिया और उस लड़के का नज़र टकराता है, और वो एक दूसरे को कुछ क्षण ऐसे देखते रहे
जैसे ऐसा इंसान कभी देखा ही ना हो। ट्रेन में उसका एंट्री बहुत आकर्षक था। उसका कद लगभग 6 फीट, रंग सांवला, चेहरा सुंदर, आंखें नशीली, उम्र अनुमानित 27-28 का। आसमानी शर्ट, नीला जींस, पैरों में व्हाइट जूता, हाथ में एक छोटा सा हैंड पर्स बड़े ही स्टाइल से पकड़ा हुआ भीड़ से निकलते हुए रिया के सीट के पास आ जाता है और आते ही रिया के आसपास इधर उधर देख उसके सामने वाली खाली उस सीट पर बैठ जाता है जहां रिया अपनी सहेली स्नेहा के लिए एक टिफिन बैग रख उस जगह को एंगेज कर रखा था। रिया उस लड़के पर थोड़ी सी गुस्सा दिखाते हुए, अरे इस जगह में कोई बैठा है? रिया हाथ को सीट की तरफ बढ़ाते हुए कहा। जगह तो खाली है मैम जी, लड़के ने मजाकिया मूड में बोला। फिर रिया ने कुछ नहीं बोला, वह चुप ही रहना बेहतर समझी। इतनी में स्नेहा जाती है और अपना सीट न पाकर रिया से कहती है, अब मैं कहाँ बैठूँ रिया? कहते हुए स्नेहा कभी रिया की ओर तो कभी लड़के की ओर मुड़ मुड़ कर देखती है। रिया अपनी जगह से थोड़ा साइड से रखते हुए स्नेहा को अपने बाजू में ही जगह देकर बैठने को कहती है। आ जा, तू मेरे पास ही बैठ जा, वहां उसे बैठे रहने दे। इन दोनों की बातें सुनकर लड़का अपनी जगह से उठने लगता है, पर रिया उसे उस जगह से उठने से मना कर देती है। ट्रेन भी अब चल पड़ी थी। दोनों सहेली थोड़ी देर गुफ्तगू करते हैं। स्नेहा कहती है, सुजाता की दिली इच्छा थी कि हम उसकी शादी में आए, इसलिए तो उसने जिद करके अपनी शादी में हमें अनूपपुर बुला ही लिया। रिया कहती है, हाँ ये बात तो सही है, सुजाता का दिल बहुत ही अच्छा है, वरना इतनी दूर की दोस्ती कोई निभाता कहाँ है। और इसकी पूरी फैमिली अच्छी है, दौलत का कोई घमंड नहीं है इन्हें। बातें करते करते स्नेहा की आंखें लग जाती है और वह गहरी नींद में सो जाती है। इस बीच सामने बैठे उस लड़का का मोबाइल की घंटी बजती है। घंटी की आवाज़ सुनकर रिया उसकी ओर देखने लगती है। लड़का झट से मोबाइल उठाकर बातें करने लगता है। उधर से आ रही आवाज़ रिया को सुनाई नहीं दे रहा था, परंतु इधर से की जा रही लड़के की सारी बातें स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था। उसका बात करने का तरीका से कोई दोस्त का कॉल लग रहा था। लड़के ने कहा, हेलो, हाँ मैं ट्रेन में हूँ, कैसे हो तुम? मैं भी ठीक हूँ। अरे नहीं, पुलिस वालों की कभी छुट्टी नहीं होती। मैं तो छुट्टी लेकर आया हूँ, भाई बीमार था, उसे देखने आया था। अब घर जा रहा हूँ अंबिकापुर, पर जब तुमने कह दिया है तो ज़रूर आऊँगा तुम्हारे पास। बस एक स्टेशन पहले ही तो है तुम्हारा घर, मैं रास्ते में ही उतर जाऊँगा। वैसे भी बहुत दिन हो गया है तुझसे मिले। तुम्हारी माँ की तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा ठीक है, मिलकर बातें करते हैं, ओके। ऐसे कहकर लड़का कॉल काट कर मोबाइल स्विच ऑफ कर हाथ में रख लिया और खिड़की पे सिर टिका कर खिड़की से आ रहे हवा का आनंद लेने लगता है। हवा से उड़ते उसके छोटे छोटे बाल, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसकी खूबसूरती और उसकी छोटी छोटी चुलबुली हरकतों को रिया बड़ी मन लगाकर देख देख ही रही थी कि लड़का रिया से कहता है, यदि आपको तकलीफ हो रही हो तो प्लीज़ आप यहाँ बैठ सकती हैं, मैं खड़े होकर जा सकता हूँ। सॉरी, मैंने आपको तकलीफ दे दी शायद। रिया कहती है, नहीं बस मैं बैठी हूँ, कोई तकलीफ नहीं है मुझे, आप बैठे रहो। वैसे भी सीट तो सभी को चाहिए ना। रिया फिर चुप होकर उसकी नज़रों से अपनी नज़रें हटा लेती है। रिया की बातें सुनकर लड़का मुस्कुरा देता है। स्नेहा बीच में बात को काटते हुए रिया से कहती है, क्या बात है, बहुत तारीफ सुन रही हूँ उसकी। अच्छा, तो यह सब चल रहा था मेरे सो जाने के बाद, मुझे भी उठा लिया होता? स्नेहा ने मजाकिया मूड बनाकर मुस्कुराते हुए कहा। रिया ने भी मजाक से अपनी भौहें उठाते हुए कहती है, हाँ क्या करूँ, तू तो सो गई थी, तो टाइम पास करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए था, तो मुझे उससे ही टाइम पास करना पड़ा। और तेरे जागने के बाद जो भी हुआ तूने देखा ही है। स्नेहा चौंकते हुए कहा, क्या? जागने के बाद क्या देखा मैंने? रिया कहती है, मेरा मतलब यह कि हम यहाँ आ गए और वह लड़का अपने दोस्त के घर गया। वैसे वह हमारे ही शहर का ही है। हाँ वह बात तो ठीक है, पर जरूरी नहीं कि वह तुमसे बात ही करे। तेरा प्लान सफल ही हो, और यदि ऐसा होता है तो ठीक ही है, स्नेहा ने रिया को समझाते हुए कहा। रिया सिर झुकाकर ऊपर नीचे सिर हिलाकर इशारे में हाँ कहते हुए टेबल पर रखे अपना बैग को उठाकर कहती है, अब मैं अपने घर चलती हूँ। स्नेहा ने कहा, इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ी देर और रुक जा। रिया की ओर देखते हुए स्नेहा ने कहा, अब घर पर ही आराम करूंगी, अभी तू भी आराम कर। कहते हुए रिया खड़ी हो जाती है। स्नेहा कहती है, ठीक है जा, फिर कॉल करना। कहकर स्नेहा भी खड़ी हो जाती है। फिर रिया और स्नेहा दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलकर रिया एक ऑटो वाला को रोककर उस ऑटो में बैठ अपने घर गांधीनगर आ जाती है। रिया के आते ही नम्रता खुश होकर अपने रूम से निकल रिया के गले मिलकर खुशी जताती है। रिया का बेटा मयंक भी अपनी माँ के गले लगकर लाड़ जताने लगता है। नम्रता रिया के लिए चाय बनाने रसोई की ओर
जाने लगती है। रिया नम्रता को चाय बनाने के लिए अभी मना कर खुद पलंग पर जा थोड़ा आराम करती है। शाम 6 बजे रिया के पापा राजनाथ काम करके आते ही नम्रता अरे ओ नम्रता आवाज़ लगाकर उससे चाय बनाने के लिए कहते हैं। नम्रता अपने पापा के लिए चाय बना कर देती है। राजनाथ चाय पीकर थोड़ी देर आराम करते हैं। फिर रोज की तरह 8 बजे नम्रता रिया के पापा राजनाथ और रिया का बेटा मयंक चारों साथ बैठकर भोजन कर रहे होते हैं। तभी रिया के पापा रिया से पूछा, कैसी रही बेटी तेरी सहेली की शादी? अब वह तो ठहरे बड़े लोग, तो शादी तो ठीक ही होगी ना पापा, वो हम जैसे गरीब थोड़ी हैं। बड़े लोगों की बड़ी बात। रिया अपने दोनों भौएं उठा कर धीमी आवाज में कहा। ऐसी बातें सुनकर रिया के पापा राजनाथ एक लंबी श्वास लेते हुए कहा, बेटा इंसान अमीर हो या गरीब, जब तक घर में लड़की रहती है तब तक उसे चिंता बना रहता है। एक बाप तभी टेंशन मुक्त होता है जब वो लड़की की शादी कर देता है। लड़की का बोझ सब बोझ से ज़्यादा होता है। यह सुनकर रिया अपने थाली का खाना जल्दी ही खत्म कर अपने रूम में चली जाती है और अपने बिस्तर पे लेट कर सोचने लगती है कि इस बीमार हालत में भी पापा हमारे लिए प्राइवेट जॉब करने जाते हैं। इतनी कम सैलरी में तो घर खर्च ठीक से नहीं चलता। जाने पापा नम्रता की शादी कैसे करेंगे। दादा की मौत के बाद छोटी बुआ की शादी पापा को ही करनी पड़ी। हम दोनों बहनों की शादी तो जैसे तैसे हुई। बच्चे खुच्चे कुछ पैसे पापा के पास थे, वो भी माँ के क्रियाक्रम में खर्च हो गए हैं और शरद दामाद होने का फ़ायदा उठा रहा है, पैसे देने से रहा। अब पापा की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। रिटायर के बाद भी कम सैलरी के लिए पापा काम करने जाते हैं, यह मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं करूँ तो क्या करूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो मुझे ही करना पड़ेगा। यह सोते सोते रिया को नींद आ जाती है। 2 दिन बाद शाम 7 बजे नम्रता और मयंक दोनों खुशी खुशी अपने रूम में सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। रिया के पापा राजनाथ हाथ मुंह धो बाहर के रूम में चारपाई पर लेटकर एक धार्मिक बुक पढ़ रहे होते हैं। रिया रसोई में जाकर अपने पापा का पसंदीदा खाना पालक पनीर और आलू पराठा बना रही होती है। तभी रिया की मोबाइल की घंटी बजती है। टन टन। रिया देर न करते हुए झट से मोबाइल उठाकर पूछती है, हेलो, कौन? उधर से आवाज़ आई, मैं प्रशांत बोल रहा हूँ। पहचाने नहीं आप मुझे? ट्रेन में मुलाकात हो चुकी है हमारी। नंबर आपने ही तो दिया था मुझे, याद कीजिए। नंबर वाली बात याद आती ही रिया प्रशांत को कहती है, ओह तो आपका नाम प्रशांत है। देखो मिस्टर, पहले मैंने नंबर नहीं दिया था, पहले आपने मांगा था मुझसे मेरा नंबर, तब दिया था मैंने अपना नंबर आपको, समझे आप? आपने ऐसे कैसे मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया? प्रशांत ने कहा, अरे बाबा कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा आप पर मैं, पहले मैंने ही मांगा था नंबर आपसे। ओके चलिए, कम से कम मैं आपको याद तो आया, अच्छा लगा मुझे। रिया कहती, हाँ याद तो आ गए, आपकी वजह से मुझे ट्रेन में सीट जो मिल गया था, धन्यवाद आपका। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सीट तो सबके लिए था। मुझे एक बात कहना था आपसे। देखिए अभी तो फ़िलहाल मैं रोटी बना रही हूँ, बिज़ी हूँ। एक हाथ में बेलन और एक हाथ में मोबाइल पकड़ कान से सटाकर रिया ने कहा, ओके मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। आप कब फ्री हो बता दो मुझे, फिर मैं उसी वक्त कॉल करूँगा। रिया ने झट से कहा, ना नहीं, रात को नहीं करना। प्रशांत बोला, तो कल करता हूँ यदि आप कहें तो। रिया, ठीक है, कल सुबह 10 बजे के बाद किसी भी टाइम कर सकते हो। एक दिन बाद 4 बजे रिया अपने रूम में अपने बालों में कंघी कर रही होती है। तभी प्रशांत का कॉल आता है। टन टन। रिया मोबाइल उठाकर प्रशांत से बात करती है। हाँ कहिए। उसने फिर रिया से बेधड़क साफ शब्दों में कहा, मैं आपको पसंद करता हूँ रिया जी। रिया प्रशांत की बातों को हल्के में लेते हुए, ओह मुझे पसंद करते हो आप? मुझ में ऐसी क्या बात है जो आपको मैं पसंद आई? ऐसा है मिस्टर, हमें कोई दूसरी बातें करनी चाहिए। अच्छा मैं रखती हूँ अभी, वैसे आप भी ड्यूटी पे बिजी होंगे। मैं ड्यूटी पे रहूँ या ना रहूँ, आपको कॉल करने के लिए मैं समय निकाल ही लूँगा। रिया मैम, प्रशांत ने गहरी सांस लेते हुए धीमी आवाज़ में कहा। रिया ने कहा, मेरा नाम कैसे जानते हो? आपका नाम कैसे जानता हूँ यह जानना चाहती हो तो बता दूं कि ट्रेन में आपकी सहेली ने आपको इस नाम से पुकारा था। रिया कहती है, बहुत ध्यान रखते हो किसी के बातों पर आप। किसी की बातों पर नहीं, सिर्फ आप पर। ओह अच्छा। कहते हुए रिया काम का बहाना बनाकर कॉल काट देती है। प्रशांत अब जब भी कॉल करता तो मोहब्बत भरी बातें ही करता था। बातें तो रिया भी करने लगी थी, पर रिया के मन में प्रेम मोहब्बत वाली कोई बात न थी। दोनों का बात करने का अंदाज और मतलब ही अलग अलग था। उसका बात करने का मतलब बस प्रशांत
से अपना मतलब निकालना था। रिया प्रशांत की मोहब्बत भरी बातों को मजाक में उड़ा देती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसे इस लड़के से मोहब्बत नहीं है। रिया प्रशांत से अपना काम निकालने के लिए टच रखना जरूरी समझती थी। रिया सोचती थी कि बात करते करते मौका मिलते ही प्रशांत को अपना मोबाइल नंबर देने का राज बता दूंगी, पर अभी प्रशांत की मीठी मीठी बातों ने उसे उलझा रखा था। प्रशांत की मीठी मीठी बात करने का अंदाज रिया को भाता भी था। रिया यह सोचा करती थी कि जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता तब तक इसकी मोहब्बत भरी बातें सुन लेने में कोई हर्ज नहीं है। फिर प्रशांत बातें भी अच्छी अच्छी करता है। कभी कभी उसकी बातों पर रिया को हंसी इसलिए आ जाती थी कि वह इतनी प्यार भरी बातें वो मुझसे करता ही क्यों है। मुझे प्यार का भाषा आता ही नहीं जो इसकी प्यार भरी बातों को समझूं, और जब मुझे प्यार ही नहीं करना तो इस विषय में मैं बात क्यों करूं। रिया आज सुबह 6 बजे बिस्तर से अभी उठी भी नहीं थी कि प्रशांत का कॉल आता है। रिया कॉल रिसीव करती है। हाँ बोलो, प्रशांत कहता है। आई लव यू रिया। मैं किसी की बीवी थी और किसी की माँ हूँ। यह बात आपको नहीं मालूम तो हम बता देते हैं आपको। मेरे प्रति ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए आपको। वैसे आपको ड्यूटी भी जाना होगा। पुलिस महोदय जी, आप तैयारी करें, रिया मुस्कुराते हुए कहा। रिया प्रशांत से यह बात पूछकर कंफर्म करना चाहती थी कि यह पुलिस किस पद पे है, ताकि सब जानने के बाद अपना प्रॉब्लम बता सके। तभी प्रशांत बोला, मैं पुलिस नहीं हूँ। रिया बेहद चौंकते हुए कहा, क्या? प्रशांत ने कहा, हाँ, मैं पुलिस नहीं, मैं फौजी हूँ। प्रशांत की यह बातें रिया को इमोशनल कर देती है। वह उस वक्त उदास हो बात अधूरा ही छोड़कर कॉल काट देती है। अब तक रिया जिसे पुलिस समझ बैठी थी वह फौजी निकला। रिया अब उससे मतलब नहीं रखना चाहती थी और रिया ने अब प्रशांत का कॉल भी उठाना बंद कर दिया था। प्रशांत 3-4 दिन तक कॉल करता रहा, पर रिया उसका कॉल उठाना अब जरूरी नहीं समझती थी, इसलिए वह उसका कॉल नहीं उठाया करती थी। मगर आज सुबह 10 बजे रिया जब अपने लड़के को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही होती है, उसी वक्त फिर प्रशांत कॉल करता है। घंटी बज रही थी। रिया प्रशांत का कॉल देख रिसीव नहीं करती है। घंटी अब भी बज रही थी, पर रिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह मयंक का स्कूल बैग तैयार करने लगती है। घंटी अभी भी बज रही थी। अभी मयंक मोबाइल उठा रिया के हाथ में पकड़ाते हुए कहता है, माँ, कब से घंटी बज रही है, देखिए कौन है। इस बार रिया कॉल उठाकर कहती है, हाँ प्रशांत, थोड़ी देर में बात करती हूँ, कहकर कॉल काट देती है। मयंक को तैयार कर उसे स्कूल भेजने के बाद रिया प्रशांत को कॉल करती है। प्रशांत कॉल रिसीव कर रिया से कहता है, क्या बात है, आप ऐसा क्यों कर रही हो? मेरा कॉल रिसीव नहीं करने का रीजन बता सकती हो आप रिया जी? मैं एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ। नहीं, हमें नहीं मिलना चाहिए। पर क्यों? बस मुझे ऐसा लगता है। मैंने आपसे जवाब मांगा था। किस बात का जवाब? मैंने आपसे कहा था मैं आपको पसंद करता हूँ। मैंने इसका जवाब दिया था आपको। देखिए, एक बार, बस एक बार मैं आपसे मिलकर बात करना चाहता हूँ, प्लीज़। मैं समय निकाल कर आपसे बातें करता हूँ। मैंने आपसे प्रेम ही तो मांगा है। अरे रिया जी, हम फौजी हैं, कभी भी हमारी जान जा सकती है। हम तो सभी की रक्षा के लिए मरने को तैयार रहते हैं, और हमसे कोई प्रेम से दो बात भी करना जरूरी नहीं समझता। प्रशांत की बातें सुनकर रिया थोड़ी देर चुप्पी साध लेती है और सोचती है कि मेरी बात नहीं करने से प्रशांत बहुत दुखी है, इसलिए मैं उससे मिलकर सब बातें समझा दूंगी कि अब हम बातें नहीं कर सकते। जिस वजह से हम उससे बात करते थे, अब वो वजह नहीं रहा। यह बात मोबाइल पर समझाना जरा मुश्किल होगा। वह बहुत दुखी मन से बातें कर रहा है, इसलिए उससे मिलने की बातें कर देना चाहिए, वही ठीक रहेगा। यह सोचने के बाद रिया प्रशांत से कहती है, ठीक है, मिलकर बातें करते हैं। आपने कहा तो मिल ही लेते हैं। आज शाम को। आज शाम को नहीं, कल शाम। कल शाम को ठीक रहेगा। आप आओगी ना? हाँ, सच में आऊँगी। ओके रिया जी। पर कितने बजे और कहाँ? कल शाम 5 बजे महामाया मंदिर में। अच्छा ठीक है, कल वेट करता हूँ वहाँ पहुँचकर। ठीक है, अब मैं रखती हूँ। अच्छा जी, रख सकती हैं। रिया ने प्रशांत से कह तो दिया था कि मैं मिलकर बातें करती हूँ, पर सच तो यह था कि वह प्रशांत से मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वह ये सोच रही थी कि आखिर मैं क्या बात करूँगी, उसे कैसे समझाऊँगी? कहीं प्रशांत गलत फहमी में तो नहीं है? कहीं वह यह तो नहीं समझ बैठा कि मैं भी उसे पसंद करती हूँ?
हाँ, और वो ऐसा सोचे भी क्यों ना, इतनी आसानी से मैंने उसे नंबर जो दे दिया था। दूसरे दिन शाम 5 बजे महामाया मंदिर में कुछ भक्तों का आना जाना लगा हुआ था। रिया से किए गए वादे के अनुसार प्रशांत भी वहां आ चुका था। यहाँ मंदिर का परिसर बहुत साफ सुथरा और सुंदर था। मंदिर के पास में ही एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के किनारे में पक्के का सुंदर नक्काशी वाला चबूतरा बना हुआ था। प्रशांत कुछ क्षण महामाया मंदिर के द्वार पर खड़े होकर माता रानी की भव्य मूर्ति को निहारता है। फिर माता जी को प्रणाम कर मंदिर के पास बने उस नक्काशी वाले चौतरे पर थोड़ी देर बैठ रिया की राह ताकने लगता है। तभी रिया लाइट कलर की साड़ी पहनी हुई मंदिर की ओर आती नजर आती है और वो भी आते ही पहले माता जी के आगे शीश झुकाकर चबूतरे पे बैठ प्रशांत से 8-10 कदम दूर जा खड़ी होकर कुछ कहने ही वाली होती है कि उससे पहले प्रशांत बोल उठा, मुझे विश्वास नहीं था कि आप आओगे। मुझे खुशी हुई आपके आने से मैडम जी। मेरा नाम रिया है, रिया पांडे, मैडम नहीं। क्या पांडे? मुझे यह तो मालूम था कि आपका नाम रिया है, पर उसके आगे मालूम नहीं था कि रिया पांडे हो। क्या बात है, मैं भी पांडे हूँ। प्रशांत इधर उधर हिलडुल कर खुद को संभालते हुए कहा। ओह हाँ, अगर मैं यहाँ नहीं आती तो तुम्हें बुरा लगता। किसी को इस तरह से इंतजार करवाना मुझे ठीक नहीं लगता। हाँ, वैसे मुझे विश्वास तो कम ही था कि आप आओगे, पर आप आए इससे ऐसा लगता है कि आप विश्वास पात्र, समझदार और दिल से अच्छे हो। अगर आप नहीं आते तो मैं माता रानी जी की दर्शन करके ही घर लौट जाता। और क्या कर सकता था मैं? यह भी मेरी खुशनसीबी ही है जो महामाया माँ की दर्शन हो गई। रिया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कहो क्या कहना चाह रहे थे आप मुझसे? प्रशांत बिना जवाब के रिया की ओर एकटक देखे जा रहा था। रिया ने फिर से पूछा, ओ हेलो, तुम्हें कुछ कहना था मुझसे? हाँ, बस मुझे यह पूछना था आपसे कि मैं आपको पसंद करता हूँ। क्या आप भी मुझे पसंद करती हैं? रिया ने कहा, नहीं, मैं किसी को पसंद नहीं करती। पर क्यों? देखो, मैंने आपको अपना नंबर इसलिए नहीं दिया था, आप मुझे गलत समझ रहे हो। आज मैं बताती हूँ तुम्हें कि मैंने तुम्हें अपना नंबर किस लिए दिया था। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा। मैं आपको पसंद करता हूँ, इसमें गलत क्या है मैडम जी? अगर ऐसा नहीं था तो यहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं था। रिया कहती है कि मेरा यहाँ आने का मतलब ही तो तुम्हें समझाना चाहती हूँ। अब क्या समझना और समझाना मैम जी? आपको जो बोलना था वो बोल दिया आपने। देखो, मैं एक विधवा औरत हूँ। जो तुम बोल रहे हो वो मेरे लिए सोचना भी पाप है। समाज के कुछ नियम कानून होते हैं, भगवान के बनाए नियमों को हम नहीं तोड़ सकते। प्रशांत ने कहा, मुझे कायदे कानून मत सिखाओ। और रही बात भगवान की, तो भगवान ने भी प्रेम पर पाबंदी नहीं लगाया है। भगवान ने यह नहीं कहा है कि किसी विधवा विडो को प्रेम करने का हक नहीं है। नियम हम लोग बनाते हैं और बदनाम भगवान को करते हैं। प्रेम पर सबका अधिकार है, यह पाप नहीं है। प्रेम करना पाप है, यह सब गलत सोच है। यदि शादी के बाद दिल लगाना पाप होता तो किसी से दोबारा दिल लगे ऐसा दिल ही नहीं बनाता भगवान। भगवान हमें दिमाग दिया है, हम उसका सही इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो भगवान का क्या दोष है? यह नियम आदमी बनाता है, भगवान नहीं। मैं समाज के खिलाफ नहीं हूँ, पर हमें समाज के विषय में उतना ही सोचना चाहिए जितना उचित है। आपकी सादगी देखकर मैं समझ गया था कि आप अकेली हो। ओह, तो तुम मुझे अकेली समझकर फायदा उठाना चाह रहे हो? इसलिए नंबर मांगा था आपने? प्रशांत रिया की आंखों में आंखें डालकर बोला, बिल्कुल गलत बोल रही हैं आप मुझे देखते ही पसंद आ गई थी, इसलिए नंबर मांगा था। हाँ, अकेला देखकर नंबर मांगना आसान जरूर हो गया था, पर मैं गलत नहीं हूँ मैडम जी। मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। मैं भी शादीशुदा एक बच्ची का बाप हूँ। मेरी बीबी जिससे मैं बेहद प्यार करता था, वह मुझे छोड़कर अपने एक्स बॉयफ्रेंड से शादी कर ली मैम जी। हम दुनिया में सिर्फ दर्द सहने नहीं आए। मैं अपनी दर्द किसी को शेयर नहीं कर सकता, पर आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे प्रेम का उम्मीद कर बैठा था। अगर आपको मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं। शायद आपके पति आपको इतना प्रेम दिया है कि आप उसे भूल नहीं पा रही हैं। बड़ी खुशनसीब हैं आप कि आपको इतना प्यार करने वाला पति मिला था और आप उसे भूल नहीं पा रही हैं। मेरा मनसा तुम्हें नाराज करने का नहीं था, मेरा मनसा तुमसे दोस्ती करने का था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे शांतिताए पल को ही याद करता रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। इतना कहकर उदास होकर शांत वहां से चला जाता है। उसके जाते ही रिया का दिल का धड़कन बढ़ जाता है, उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। प्रशांत जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते को कुछ देर तक रिया देखती रही और फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मंदिर से कुछ दूर रोड में निकलकर एक ऑटो रिक्शा में बैठकर अपने घर आ जाती है और आते ही अपने रूम में जाकर बिस्तर पे लेटकर प्रशांत के विषय में सोचने लगती है। उसे प्रशांत की बातों में सच्चाई नजर आने लगा था। वह सोचती है प्रशांत की मुस्कुराहट में कितना दर्द छुपा है। उसकी कही बातें बार बार याद करती है। रिया का मन बदलने लगा था। न जाने यह किसका असर है, उसकी मीठी मीठी बातों का या उसकी छोटी छोटी शरारत भरी हरकतों का, या फिर उसकी फौजी वाला पद का। रिया समझ नहीं पा रही थी कि वो प्रशांत की ओर क्यों खींची जा रही है। ये सोचते सोचते रिया सो जाती है। एक दिन बाद दोपहर 3 बजे रिया और नम्रता दोनों सोफे पर बैठकर जब टीवी देख रहे होते हैं, तभी नम्रता की मोबाइल की घंटी बजती है। यह कॉल उसकी बहन तीसा का था, इसलिए नम्रता झट मोबाइल का स्पीकर ऑन कर तीसा से पूछती है, दीदी कैसी हो आप? कैसे कॉल किया था आपने? उधर से सिसकती हुई तीसा बोलती है कि शरद को पुलिस पकड़ लिया है। पापा को बोल कि वो कुछ करें, उन्हें मैंने कॉल किया था, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया।
नम्रता और रिया दोनों आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं और तीसरा को तसल्ली देने की कोशिश करती हैं कि सब ठीक हो जाएगा। नम्रता कहती है, दीदी पापा घर आएंगे तो मैं सब कुछ बता दूंगी, आप चिंता ना करें। वैसे भी वह क्या कर सकते हैं, बुजुर्ग आदमी हैं। तीसरा कहती है, तू पापा की ज्यादा तरफदारी मत कर, वह कम नहीं है, मेरा फोन तक नहीं उठा रहे हैं। नम्रता कहती है, उनका मोबाइल साइलेंट रहता है इसलिए उन्हें समझ में नहीं आया होगा। ठीक है दीदी, पापा आएंगे तो मैं बता दूंगी, कहकर नम्रता कॉल काट देती है। वैसे रिया और नम्रता को इस खबर से खुशी हुई कि शरद पकड़ा गया, पर यह खबर पापा को दुखी कर सकता है। इस बात का अंदाजा दोनों बहनों को था, फिर भी पापा को बताना जरूरी था, नहीं तो बहन तीसा सारा घर सिर पर उठा लेती। इस डर से उन्हें बताना जरूरी समझती थी। 2 घंटे बाद राजनाथ घर आकर शाम 8 बजे जब खाना खाने बैठते हैं तब रिया ने अपने पापा से कहा, पापा शरद पकड़ा गया। राजनाथ के हाथ में रोटी के टुकड़ा थे, उसे थाली में ही छोड़कर घबराते हुए, क्या अब तो उसे सजा होने से कोई नहीं रोक सकता। रिया कहती है, पापा आप घबराते क्यों हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं पापा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वह आपको भी क्या कम परेशान कर रखा है, अच्छा है उसे सजा मिले, वो उसी के लायक है। रिया गुस्से में मुंह बनाते हुए कहा। राजनाथ कहते हैं, मैं परेशान और चिंतित उसके लिए नहीं हूँ, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, मैं तो परेशान अपनी बेटी के लिए हूँ कि उसकी जिंदगी का क्या होगा। यदि शरद का ऐसा ही चलता रहा तो कैसे कटेगी उसकी जिंदगी। नम्रता कहती है, पापा हम भी आपकी बेटी हैं, कुछ हमारे लिए भी सोच लिया करो, हमारी मानो तो आप अभी खाना खाओ फिर तीसा से बात कर लेना। नम्रता पापा की ओर देखते हुए कहा था। राजनाथ नम्रता की ओर बड़ी दुखी भरी नजरों से देखते हुए उसकी बात मान जाते हैं। वे खाना खाकर तीसा को कॉल करते हैं और तसल्ली देते हुए उसे अपने घर आने को कहते हैं। फिर अपने बिस्तर पर लेटकर सोच विचार करते करते सो जाते हैं। शरद के सजा के बाद से तीसा भी अपने पापा राजनाथ के साथ रहने लगी थी। 1 महीने बाद समय सुबह 7 बजे आज चैत नवमी के दिन नम्रता अम्बे माँ की व्रत रखी हुई थी, इसलिए रिया और नम्रता दोनों बहनें सुंदर कपड़े पहन हाथ में पूजा का सामग्री ले माता की पूजा और दर्शन के लिए ममाया मंदिर पहुंच भी गई थी। वैसे तो ममाया मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रोज ही रहती है, परंतु नवरात्र के दिनों में श्रद्धालुओं की भीड़ अक्सर बढ़ जाया करती है। छत्तीसगढ़ सरगुजा के अंबिकापुर शहर में स्थित इस महामाया मंदिर में माँ महामाया के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से भी आया करते हैं। नवरात्र के समय में इस मंदिर की खूब सजावट की जाती है। इस समय यहाँ आने से लोगों की खुशियाँ दुगनी बढ़ जाती है। जय जय की जयकारा और धूप अगरबत्ती की सुगंध से सब आनंदित हो जाते हैं। इधर लोगों की भीड़ भाड़ का शोरगुल तो उधर मंदिर की घंटी की टन टन की आवाज़, कहीं नारियल अगरबत्ती की दुकानें, कहीं फल के ठेले की दुकान, तो कहीं फूल मालाएं की दुकानें, कहीं बच्चों की खिलौने की दुकान, तो कहीं कहीं मिठाइयों के ठेले। इधर भिखारियों की कतार, उधर श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें, कहीं भंडारा और कहीं इधर उधर दूर दूर तक रंग रंग की वाहन खड़ी नजर आती है। एक तरह से 9 दिन का मेला ही कह सकते हैं। रिया और नम्रता मंदिर जल्दी आ चुके थे, इस वजह से उनको माँ की दर्शन भी जल्दी हो गई। वे पूजा भी जल्दी कर ली थी और उसके बाद पंडित जी से रक्षाबंधन बंधवा कर भीड़ से निकल थोड़ी देर आराम के लिए दोनों उस चबूतरे पे बैठ जाते हैं जहाँ प्रशांत और रिया 1 माह पहले बैठकर कुछ पल गुजारे थे। उस जगह को देखकर रिया को प्रशांत की याद आ जाती है और याद आते ही कुछ क्षण उसके यादों में खो जाती है। उसका चेहरा उतर जाता है। उसका चेहरा उतरा हुआ देखकर नम्रता बोल पड़ी, दीदी तुम अचानक इतनी गुमसुम क्यों हो गई, क्या हुआ आपको, कहीं तबीयत तो खराब नहीं हो गई आपकी। रिया बात को घुमाते हुए नम्रता की ओर देखते हुए कहती है, अरे नहीं मेरी तबीयत खराब नहीं हुई है, बस मैं तीसा के बारे में सोच रही थी कि यदि वो भी यही हमारे साथ होती तो कितना अच्छा होता, पर उसे तो हमारा साथ ही पसंद नहीं, हर समय कटी कटी रहती है। रिया की यह बात सुनकर नम्रता कहती है, हाँ दीदी तुम ठीक कह रही हो, जब से शरद अंदर गया है तब से तीसा दीदी हम सबसे गुस्सा में ही बात करती है, जाने ऐसा क्यों करती है। तीसा दीदी को शायद ऐसा लगता है कि उसका पति बिना गुनाह के सजा काट रहा है। शरद को सजा हुई तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो वो हमसे कट के रहती है, हम लोगों से ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे कि उसके पति को हमने ही सजा दिलाई हो। चलो दीदी अब घर चलते हैं, घर पे जाकर 9 कन्याओं के लिए भोजन भी बनाना पड़ेगा, आज के दिन बहुत काम पड़ जाता है घर में। तीसा दीदी तो कोई काम करने से रही, कहते हुए नम्रता पूजा की टोकरी उठाते हुए उस चबूतरे से उठ खड़ी होती है। रिया भी उस चबूतरे से उठकर कहती है, हाँ चलो तुम ठीक कह रही हो, अब हमें घर चलना चाहिए, कहकर दोनों मंदिर के पास से ऑटो रिक्शा में बैठ 15 मिनट में अपने घर आ जाते हैं। रिया को प्रशांत की याद सता रही थी, इसलिए मंदिर से घर आते ही रिया अपने रूम में जाकर पलंग पर बैठ अपना मन बहलाने के लिए अपनी सहेली स्नेहा को कॉल करती है। उधर से स्नेहा सोफे पे बैठ कॉल रिसीव करती है और कहती है, हाँ बोल रिया, बहुत दिन हो गए थे बात किए, फ़ोन भी तो नहीं करती हो तुम। अभी किसने किया कॉल, मैंने ही तो किया ना, तूने तो नहीं किया। रिया ने धीमी आवाज़ में कहा, हाँ वो बात तो ठीक है, मैं तो जॉब में बिजी रहती हूँ इसलिए चाहते हुए भी नहीं कर पाती हूँ, अगर मैं जॉब नहीं कर रही होती तो रोज़ रोज़ तुमसे बात नहीं करती, कब से सोच रही थी तुम्हें कॉल करने, आज कल करते करते कितने दिन बीत गए, क्या करूँ काम करके घर आओ तो घर में भी काम, समय नहीं मिल पाता रिया, अच्छा हुआ तूने कॉल कर लिया। हाँ यही सोच कर तो मैं जल्दी कॉल नहीं करती हूँ तुझे कि तू बिजी रहती है, अभी तो बिजी नहीं है ना,
नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ, तू बात कर। बता, तेरे उस ट्रेन वाला मोहरे का क्या हुआ? क्या उससे तेरी बातें होती है? रिया कहती है, हाँ होती थी उससे बातें। स्नेहा बोले, शरद के विषय में तूने उससे बताया? नहीं, मैंने उससे कुछ नहीं बताया शरद के विषय में। उससे बताने से पहले ही शरद पकड़ा गया और वह अब सजा काट रहा है। स्नेहा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, सच? चलो अच्छा है, तुझे उस ट्रेन वाला पुलिस को मोहरा नहीं बनाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तुझे तो अब खुश होना चाहिए शरद की सजा से। तू तो यही चाहती थी ना कि शरद को सजा मिले, लेकिन तेरी आवाज़ सुनकर तो ऐसा नहीं लगता कि तू खुश है। आखिर तेरी आवाज़ इतनी बेजान सी क्यों लग रही है? फिर रिया ने स्नेहा से प्रशांत के विषय में सब कुछ बताती है। वह कहती है, स्नेहा उस लड़के का नाम प्रशांत है। शरद के विषय में बताने के लिए मेरी उससे बात होने लगी थी। बातचीत करने से पता चला कि वह पुलिस नहीं फौजी है। यह सुनकर मैं उससे नाउम्मीद हो गई थी, पर इस बीच पता चलता है कि शरद पकड़ा गया। प्रशांत को बताने से पहले ही शरद पकड़ा गया। जिस कार्य के लिए मैं प्रशांत से बातें करना चाहती थी वह कार्य हो चुका था। इसके बाद अब मैं प्रशांत से कोई टच नहीं रखना चाहती थी, पर उसके मन में मेरे लिए प्रेम था। वह मुझसे भी प्यार का उम्मीद कर बैठा है। वह मुझसे जब भी बातें करता था उसकी बातों में ऐसा लगता है वह बहुत दुखी इंसान है। उसकी दर्द भरी बातें सुनकर मैं उसकी ओर खींची जा रही हूँ। मुस्कुराते हुए स्नेहा, ओह, तो मेरी बात सच हुई? बड़ी आई पुलिस को नंबर देने वाली। आखिर तुम्हें प्रेम हो ही गया उससे? पता नहीं, पर मुझे उसकी बातें बहुत दर्द देता है। उसे इस बात का जानकारी नहीं है और मैं उसे बताना भी नहीं चाहती। पर यदि तेरा दिल भी उसके लिए धड़का तो उसे बताने में क्या हर्ज है? यदि ऐसा है तो तेरे लिए अच्छा होगा, तू उसे अपना ले जब वह तुझे मोहब्बत कर और तुम भी उसका दर्द को समझने लगी हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों? अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो फिर तू उसकी ओर क्यों खींची जा रही है? अभी अभी तूने कहा ना कि तू उसकी ओर खींची जा रही है। मैं तो कहती हूँ तुझे भी उससे प्रेम हो गया है। तू अपने आप से पूछ के देख। उसकी बात को काटते हुए रिया ने कहा, प्रेम नहीं, उसे हमदर्दी हुआ है बस, और कुछ नहीं। इतना हमदर्दी जो तुझे अपनी ओर खींच रहा है वही प्यार है रिया, और यह अच्छा है तेरे लिए। तेरे पापा के चले जाने के बाद तेरा क्या होगा? कभी खुद के विषय में सोचा है तूने? तुझे एक सहारे की ज़रूरत है और वो तुझे मिल रहा है। इतने कम दिनों में तूने भी क्या कम दुख झेले हैं? ससुराल से लेकर मैके तक का, और अभी भी आगे दुख और परेशानी ही दिखाई दे रहा है। बता दे उसे अपने दिल की बात। मैं तो कहती हूँ कि यदि वो राजी है तो शादी कर ले उससे। ज़्यादा मत सोच। रिया चुप्पी साधे स्नेहा की सारी बातें सुन रही थी। तभी उधर से स्नेहा कहती है, रिया, हेलो रिया। रिया कहती है, सुन रही हूँ, बोल। मुझे लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? कहीं तुझे प्रशांत की यादें बेचैन तो नहीं कर रहा है? ऐसा है तो उससे बात कर ले। अरे नहीं, इतनी भी बेचैन नहीं हूँ, कहते हुए रिया अपने मन में सोचती है कि तुझे कैसे बताऊं स्नेहा कि तेरी बातें सही है, उसकी यादें मुझे बेचैन कर रहा है। फिर इतना नर्वस क्यों है तू? क्या हुआ है तुझे? लगता है तेरा मूड अभी नहीं है बात करने का। अच्छा, तू अब आराम कर, फिर बाद में बातें करते हैं, ओके? रिया हाँ कहकर कॉल काट देती है और स्नेहा की कई बातों पे गौर करने लगती है। वह सोचती है, इसकी बातें तो ठीक है, पर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? रिया अभी सोच विचार कर ही रही थी, इतने में नम्रता की तेज डरावनी आवाज रिया के कानों में गूंजा, दीदी। नम्रता की चीखने की आवाज सुनकर रिया झट से हड़बड़ाते हुए अपने रूम से बाहर निकलकर नम्रता नम्रता पुकारते हुए वह उसकी चीख की ओर बढ़ती है और वहां देखती है कि बिस्तर पर लेटे अपने पापा को पकड़कर झिझोड़ती हुई नम्रता जोर जोर से चीख रही थी। और क्या हुआ पापा, क्या हुआ पापा, क्या हुआ आपको, यह कह कह कर रो रही थी। यह सब देख प्रिया भी घबराते हुए अपने पापा को पकड़कर रोने लगती है और पापा को कभी झिझोड़ती तो कभी उनके हाथ पैर के तलवों को रगड़ने लगती है। इतने में पापा को होश आ जाता है और होश में आते ही वह उठकर बैठने की कोशिश करते हैं। तभी रिया उन्हें उठने से मना करते हुए कहती है, अभी आप आराम करो पापा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। यदि आपको अभी कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते? कहते हुए रिया पापा के करीब जा बैठ जाती है और नम्रता अपने काम से वहाँ से चली जाती है और रिया अपने पापा की देख रेख में लग जाती है। पास में टेबल पे रखे जग से पानी निकालकर अपने पापा के मुंह के करीब ले जाते हुए रिया कहती है, पानी पी लो, थोड़ा ठीक लगेगा। 2-3 दिन से बुखार आ रही है, इसलिए आपकी ये हालत हुई। अब आपको ठीक होना है, नहीं तो हम लोग तो बिल्कुल अकेला हो जाएंगे पापा, कहकर रिया इमोशनल हो जाती है। उसकी बातें सुनकर कराते हुए राजनाथ कहते हैं, रिया बेटा, इंसान को अकेले जीने का हिम्मत रखना चाहिए। तू ही डर जाएगी तो मेरे चले जाने के बाद नम्रता को, तेरे बेटे मयंक को कौन संभालेगा? तेरी ही जिम्मेदारी है ये, और शरद को तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। मेरे नहीं रहने के बाद तीसा का भी तुम्हें ख्याल रखना होगा। ऐसा नहीं है पापा, आप अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, कहकर रिया पापा के कंधे पर अपना सिर रखती है और रो रो कर कहती है, पापा ऐसा मत कहो, अभी तो बस आप ही हिम्मत हो हम सबका। राजहंस अभी पहले से कुछ अच्छा महसूस कर रहे थे। दूसरे दिन मयंक की भी तबीयत खराब हो जाती है।
रिया अंबिकापुर के सिटी हॉस्पिटल में मयंक को इलाज के लिए ले जाती है और जैसे ही हॉस्पिटल के गेट के अंदर घुसती है तो रिया देखती है गेट के पास ही दो व्यक्ति किसी सीरियस मैटर पर आपस में बात करने में व्यस्त थे। उसमें से एक व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि प्रशांत होता है। प्रशांत को देखते ही रिया का दिल धड़कने लगता है और उसे खुशी महसूस होती है। रिया उसे देखने के लिए कुछ क्षण वहीं गेट के पास रुक जाती है, पर अभी तक प्रशांत रिया को नहीं देखा होता है। फिर रिया उसके सामने से गुजरते हुए प्रशांत को मुड़ मुड़ कर देखती हुई टिकट काउंटर के तरफ जाती है। इधर बात करते करते प्रशांत की नज़र भी रिया पर पड़ जाता है। दोनों की नज़र एक बार फिर टकराता है। रिया को देखते ही प्रशांत हल्का सा मुस्कुराता है। रिया सोच रही थी प्रशांत मुझसे बातें करता, पर ऐसा नहीं होता है। मैं आपको याद करता हूँ, दबी आवाज में यह कहते हुए प्रशांत रिया के सामने होते हुए आगे की ओर निकल जाता है। ऐसा लगता था जैसे वह बहुत ही जरूरी काम में व्यस्त था, पर रिया उस बात से अनजान थी कि आखिर प्रशांत इतना घबराया हुआ क्यों है। रिया उसे अपनी आंखों से ओझल होते तक देखती रही। उसी दिन शाम 4 बजे रिया और तीसा राजनाथ के रूम में उसकी खबर लेने जाते हैं। पीछे से नम्रता अपने हाथ में कुछ फल की थाली लेकर अपने पापा के पास जाकर उन्हें कुछ खाने के लिए कहती है। राजनाथ सीरियस स्थिति में लेटे हुए थे। इनकी तबीयत अब कुछ ज़्यादा बिगड़ती नजर आ रही थी। इस समय सभी परिवार दुखी थे, सब घबराए हुए थे। रिया पानी का गिलास पापा के मुंह के पास ले जाकर कहती है, पापा पानी तो पी लीजिए। राजनाथ अब पानी पीने की स्थिति में भी नहीं थे। राजनाथ कुछ क्षण के लिए आंखें खोली और नजरें घुमाकर सभी को देख फिर थोड़ी ही देर में अपनी आंखें बंद कर वो शांत हो जाते हैं। देखते ही देखते राजनाथ की जान निकल जाती है। तीनों बहनें रोने लगती हैं। इनकी रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और तीनों बहनों को चुप कराने की कोशिश करते हैं। पड़ोसियों ने राजनाथ का शव को उठाकर शमशान ले जाते हैं। अब तीनों बहनें अनाथ हो गई थीं। 1 महीने बाद रात 8 बजे स्नेहा का कॉल आता है। अपने रूम में बिस्तर पर बैठी रिया फोन रिसीव करती है। हाँ स्नेहा बता। स्नेहा कहती है, आज तुम मुझे बहुत याद आ रही थी। तुम बता तेरा हीरो कैसा है, उससे तेरी बातें होती है या नहीं? अब नहीं, वह 1 माह पहले मिला था। उसने यह भी कहा कि वो मुझे याद करता है, पर उसका कॉल एक बार भी नहीं आता है। तो तुम कर लो कॉल, हो सकता है वह तेरे कॉल का इंतजार कर रहा हो। तुमने उसे यह जताया हो कि तुम उसे पसंद नहीं करती और वो शायद इसी बात को लेकर तुझे कॉल नहीं कर रहा हो। कॉल करके तुझे दुखी करना नहीं चाहता हो। ज़्यादा सोच विचार में सब खत्म हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ तू अभी बात कर लेना, नहीं तो मुझे बोल, मैं उसे अपना दोस्त बना लेती हूँ। यह बात स्नेहा हंसते हुए मजाकिया मूड में कहा। रिया हूँ कहकर चुप हो जाती है। स्नेहा रिया से फिर घर का हाल चाल पूछती है। रिया ने बताया पापा अब नहीं रहे। स्नेहा कहती है, ओह ये तो बहुत दुखद खबर है। अब कैसे चलता है घर का खर्च? रिया कहती है, घर में हम बहनें सिलाई करती हैं, अब जीने के लिए तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे तो बस नम्रता की शादी की पड़ी रहती है। बस उसकी शादी हो जाती किसी तरह तो अच्छा होता, मेरी चिंता दूर हो जाती। मेरे पापा ने मरने से पहले उसकी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है। स्नेहा कहती है, इस समय तुझे एक सहारे की जरूरत है रिया, और वह सहारा प्रशांत बनना चाहता है। इसलिए प्रशांत तुमसे दोस्ती करना चाहता है। ऐसा मौका मत जाने दे। ऐसा मौका फिर बार बार नहीं आता जीवन में। वह तेरे लिए अच्छा लड़का है। अब तुझे सोचना है कि तुझे यह सब पसंद है या नहीं। और हाँ, कभी भी तुझे मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझे बुला सकती है या तू आ सकती है मेरे पास। अच्छा रिया, मैं अभी रखती हूँ, फिर बात करूँगी तुझसे। बिस्तर पर लेटे लेटे रिया स्नेहा की प्रशांत के विषय में कई बातों पर गौर कर रही थी। वह सोच रही थी कि हाँ, यह सच है कि अगर प्रशांत मुझे अभी भी याद करता है और वह किसी कारणवश कॉल नहीं कर रहा है तो मैं भी कर सकती थी उसे कॉल। पर मैं कॉल करके उससे क्या कहूँगी, किस तरह की बातें करूँगी? इस कश्मकश में पड़कर वह प्रशांत को फ़ोन नहीं कर पाती है। उसे नींद आने लगती है और वह सो जाती है। दूसरे दिन सुबह 10 बजे रिया किराने की दुकान में कुछ ज़रूरी चीज़ें लेकर घर के अंदर जा ही रही थी कि फ़ोन में बात करते हुए नम्रता की आवाज़ उसे सुनाई दिया। नम्रता कह रही थी, नहीं मैं अभी नहीं मिल सकती आपसे, अब मैं रखती हूँ, मेरी दीदी किराने की दुकान गई है, अभी आती ही होगी। यदि वह सुन ली तो क्या सोचेगी? कहकर नम्रता कॉल काट कर अपने रूम से बाहर निकलती है और देखती है रिया दीदी घर आ चुकी थी और आकर सामान का थैला को रसोई के दरवाजे के पास रखकर खुद सोफे पे बैठी थी। नम्रता अपनी दीदी को यूं अचानक देख सोचने लगती है कि कहीं दीदी ने मेरी बातें तो नहीं सुन लिया। तभी तुरंत रिया ने नम्रता से पूछ लिया कि तू किससे बातें कर रही थी? इस बात को सुनकर नम्रता चौंक जाती है। वह बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश करने लगती है। दीदी, ओ उसका फ़ोन था। किसका? रिया ने फिर से पूछा। नम्रता दीदी के सामने सच्चाई को छिपा नहीं पाई और सच बोल दिया कि दीदी वो मेरी सहेली निधि गुप्ता है ना, उसी का भाई मुझे पसंद करता है और यहाँ तक कि वह मुझसे शादी भी करने को तैयार है।
देखो नम्रता, वह लड़का तुम्हें पसंद, ये बात ठीक है, पर क्या तुम भी उसे पसंद करती हो? तुम भी उससे शादी करना चाहती हो? अगर तुम्हें वह पसंद है तो तुम साफ कहो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। नम्रता कोई उत्तर दिए बिना सिर झुकाकर कुछ देर तक खड़ी रही। नम्रता को मौन देख रिया को सब समझ में आ जाता है और वह उसकी शादी करने को सोच लेती है। 2 दिन बाद ही रिया नम्रता और निधि का भाई अमन की मंदिर में जाकर शादी करा देती है। 1 महीने बाद शरद आज जेल से बाहर आने वाला था। उसकी आने की खबर सुनकर तीसा जितनी खुश थी, रिया उतनी ही दुखी थी, क्योंकि शरद रिया की नज़रों में एक धोखेबाज लड़का था। रिया के दिल में शरद के प्रति नफरत भरा हुआ था। शरद की पापा से की गई बदतमीजी को वो भूल नहीं पा रही थी। शरद जेल से बाहर निकलकर तीसा से मिलने अपने ससुराल गांधीनगर पहुंचता है, क्योंकि इस समय तीसा वहीं रह रही थी। तीसा शरद को कुछ दिन अपने साथ गांधी नगर ही रहने को कहती है। अब शरद भी तीसा के साथ तीसा के घर रहने लगा था और वहां रहकर अपनी मनमानी करने लगा था। वह घर में अपने दोस्तों को बुलाकर देर रात तक टाइम पास करता और उसके साथ बैठकर शराब पिया करता था। शरद की ऐसी मनमानी से अब तीसा भी परेशान होने लगी थी। एक दिन 8 बजे रात को शरद अपने दोस्त के साथ घर आता है और दोनों बाहर बरामदे में पड़े सोफे पर आमने सामने बैठ कांच के गिलास में शराब भरकर पीना शुरू करते हैं। शराब के एक घूंट लेते हुए शरद अपने दोस्त राजू से कहता है, अच्छा हुआ मेरा ससुर मर गया, कम से कम मेरा पीछा तो छूटा, पैसे मांगते रहता था साला। शरद की बातें सुनकर उसका दोस्त राजू मुंह सिकोड़ते हुए बोला, क्या पैसा वो भी दामाद से मांगते रहता था? लेकिन क्यों, ज़्यादा पीता था क्या? भाई इस मामले में तो मेरे ससुर जी ठीक हैं। मैं जब भी किसी चीज़ के लिए मुंह खोल दूं, मुझे निराश नहीं किया करते हैं। शरद बोला, अरे भाई बस सीधी सी बात है, मेरे ससुर के दो जवान बेटियां की बोझ सर पर भारी पड़ रहा था। एक बेटी की शादी का बोझ भी सर पर था और वह था बुजुर्ग आदमी, तो वह मेरे पैसों से उसकी ज़रूरतें पूरी करना चाहता था। राजू बोला, गजब का तेरा ससुर था, अगर ऐसी बात थी तो बेटी की शादी ही तेरे साथ करा देना चाहिए था। शरद कहता है, मर गया वरना यही होने वाला था, उसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था उसके पास। कहकर दोनों ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। हा 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 हा। तीसा दरवाजे के पीछे से छिपकर दोनों की सारी बातें सुन लेती है। दोनों की ऐसी बातें सुनकर तीसा अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाती है और गुस्से में तिलमिलाती हुई शरद के करीब जाकर उसे कहा, मैं तुम्हें खाना खिलाने के लिए रात भर आँख खोलकर बैठी नहीं रहूँगी, समझे? तुम शराब पी कर ही रहो मेरे ख्याल से। इसे पीने के बाद खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, पेट तो भर ही जाना चाहिए इतना शराब पीने से। शरद चौंकते हुए, अरे तुम तो बहुत गुस्सा में हो, अच्छा बाबा निकालो खाना। तीसा को गुस्से में देख राजू भी वहाँ से उठकर शरद को आंखों से इशारा करते हुए बाहर निकल जाता है। तीसा थाली में शरद के लिए खाना लेकर आती है। खाना की थाली शरद की ओर बढ़ाते हुए तीसा कहती है, सुनो जी, हम कल घर चलें? शरद तीसा की ओर देखते हुए बोला, घर चलने का क्या मतलब है तुम्हारा, घर में ही तो हो। तीसा सामने पड़े सोफे पर बैठते हुए कहती है, यह तो मेरा घर है, मैं तुम्हारे घर की बात कर रही हूँ, चलते हैं वहीं रहेंगे। अब खाना की थाली तीसा की ओर आगे खिसकाते हुए शरद ने कहा, क्यों, यहाँ तेरे हिस्से को छोड़ने का विचार है क्या तुझे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अपनी दीदी से डर रही है, वो तुझे यहाँ रहने से मना कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ, चलो अब वहीं रहेंगे, यहाँ कभी कभी आया जाया करेंगे। तीसा शरद की बातों को सुन ली है। यह बात उसे बताना नहीं चाह रही थी, क्योंकि उससे बातें बढ़ सकती थी और यह बात दीदी को पता चलने पर उसे बुरा लग सकता था। तीसा सोच रही थी कि शरद का यहाँ रहना अब ठीक नहीं है। शरद की घटिया मनसा को तीसा अब समझने लगी थी, इसलिए अपने घर से उसे उसके घर चलने को कहती है। शरद कहता है, यहाँ तेरा हिस्सा है, तू अपने हिस्से में रह रही है, तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना। तीसा का गुस्सा अब और भी बढ़ने लगा था। वह तेज आवाज़ से बोली, क्या हिस्सा हिस्सा लगा रखे हो? झगड़े की आवाज़ सुनकर रिया अपने रूम से बाहर निकलकर तीसा के बेडरूम में जाती
जाकर तीसा की ओर देखते हुए उससे पूछती है, क्या हुआ? इतनी रात को तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो तीसा? रिया की बातें सुनकर शरद बोला, देखो दीदी, हमें हिस्सा चाहिए, हम तभी हम यहाँ से जाएंगे, लेकिन तुम लोगों को यहाँ से जाने को कौन कह रहा है? शरद रिया को तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, तीसा कह रही है यहाँ से जाने के लिए, शायद उसे किसी से डर लग रहा है। हम हमारा हिस्सा लेकर जाएंगे अगर जाना भी है तो। तीसा शरद के और करीब आकर उस पर फिर से चिल्लाई, हमारा हिस्सा का क्या मतलब है? मेरे घर में रहकर मेरे ही घर का बंटवारा तुम करोगे? एक छोटा सा घर पे तुम नजर टिकाए बैठे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी मर्जी अब यहाँ नहीं चलेगी, समझे तुम? मेरे घर में मेरी मर्जी चलेगी और मैं अभी ऐसा कुछ नहीं चाहती। शरद तीसा की तरफ से नजरें हटाते हुए रिया की तरफ देखकर कहा, देखो दीदी, यहाँ इसका हिस्सा है कि नहीं ये बता दो आप। रिया ने कहा, हाँ है, लेकिन इसमें रहने के लिए उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। उसे तो बस मुझे तो हिस्सा चाहिए। रिया कहती है, ठीक है, पर हिस्सा कहाँ जा रहा है? तीसा अभी जाना चाहती है तो ले जाओ, फिर कभी हिस्से की बात कर लें। ते हैं 10 किलोमीटर की दूरी पर ही तो घर है तुम्हारा, हिस्सा कहीं भाग नहीं रहा है। इस छोटे से घर को कैसे बांटेंगे हम? इस बात को थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा सर। शरद नशे में झूमते हुए रिया से कहता है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही क्या है? इसे बेच कर बांट सकते हैं। दीदी, मुझे पैसों की ज़रूरत भी है, मुझे जल्दी कुछ पैसे चाहिए। रिया कहती है, ठीक है, इस विषय में सुबह भी बात हो सकती है। अभी तुम लोग सो जाओ, बहुत रात हो गई है, कल बात करते हैं। फिर तीसा और शरद दोनों अपने बेडरूम की तरफ चले जाते हैं। सुबह 10 बजे तीसा अपना सामान बांधते हुए शरद से कहा, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, तुम अपने ससुराल में रहो। तुम मेरा घर बेचकर शराब पीना चाहते हो और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। शरद कहता है, तुम मेरे घर तभी जाओगी जब अपना हिस्सा ले लोगी। मेरा मतलब है घर को बेचकर पैसे का बंटवारा कर लो, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तुम्हें रहने की फिक्र नहीं होना चाहिए, तेरे रहने के लिए मेरा घर है ना। तुम्हें पैसों की यदि इतनी ही ज़रूरत है तो तुम अपना घर क्यों नहीं बेच देते? मेरे घर पर तुम नज़र क्यों डाल के बैठे हो? मेरे घर पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसे बेचकर भी कुछ ज़्यादा रकम नहीं मिलने वाला है। इसे बेच देने के बाद दीदी कहाँ रहेगी? सोचा है कभी? वैसे भी तुम्हारा इससे भी पेट नहीं भरने वाला है। इनकी आवाज़ सुनकर रिया हड़बड़ाते हुए तीसा के कमरे में पहुंचती है और देखती है कि तीसा एक बैग में कुछ कपड़े रख रही थी। यह सब देख रिया कहती है, ये सब क्या है? तीसा, क्या हो रहा है? क्यों तुम लोग सुबह सुबह झगड़ रहे हो? अगर इस छोटा सा घर को बांटना चाहते हो तो बांट लो, झगड़ा करके नहीं। तीसा झट से कहती है, जो इंसान मेरा एक छोटा सा घर पे नजर गड़ा रखा है, वो सोचो आगे मेरे साथ क्या कर सकता है। मैं इसे अब अच्छी तरह से समझ गई हूँ। मेरा घर बेचकर शराब पीना है इसको। रिया तीसा के पास आते हुए कहती है, देख तीसा, अगर शरद हिस्सा लेकर खुश रह सकता है तो उसे दे दो। वैसे भी तेरा हिस्सा बनता है। इस छोटे से घर में हम तीनों का अधिकार है। हाँ दीदी, तुम ठीक कह रही हो, अधिकार तो मेरा है ही इस घर पर, और घर बटेगा भी, पर बिकेगा नहीं। गुस्से में आकर शरद तीसा को उंगली दिखाते हुए कहता है कि अगर घर नहीं बेचना है तो तुम अपने घर और मैं अपने घर, समझे तुम? मेरे साथ मेरे घर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम जैसा आदमी के साथ रहने से अच्छा है मैं अकेली ही रहूं। तुम जा सकते हो यहाँ से, और हाँ, दोबारा यहाँ आना नहीं। तीसा की बात को अनसुनी करते हुए शरद घर से बाहर निकल जाता है। शरद के जाने के बाद रिया तीसा को समझाती है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था तुझे। यदि वह गुस्सा हो गया तो तुझे नहीं ले जाएगा, तेरा संबंध उससे बिगड़ सकता है। तीसा कहती है, दीदी, वह न आए तो अच्छा है। वो बहुत घटिया सोच रखने वाला आदमी है और मैं उसके साथ रह भी नहीं सकती। अब मैं उसे अच्छी तरह से समझ गई हूँ। कुछ दिन बाद, समय रात 8 बजे। रात को 8 बजे रिया के घर वालों का भोजन का समय होता है। अब 8 बज चुका था, इसलिए रिया, तीसा और मयंक तीनों खाना खाने बैठे होते हैं। तभी रिया तीसा से कहती है, तीसा, मुझे लगता है एक दिन नम्रता को बुलाकर तीनों अपना अपना हिस्सा बांट लेते हैं, ताकि किसी को किसी से परेशानी ना हो। जिसको अपने हिस्से का जो करना है करे, कोई बंधन नहीं रहेगा। शरद हिस्सा के लिए तुझसे झगड़ा कर लिया, अब कहीं ऐसा ना हो कि अमन भी हिस्से के लिए
मुंह खोल दे, इसलिए उससे पहले हमें सब अलग कर लेना चाहिए। रिया भी बात ही कर रही थी कि वहाँ नम्रता आ जाती है। नम्रता को देखकर सब खुश हो जाते हैं, पर नम्रता मुस्कुराने में भी कोताही कर रही थी। रिया नम्रता के हाव भाव देखकर समझ जाती है कि जरूर कोई गड़बड़ है, और वो अपनी जगह से उठकर नम्रता के पास जाकर कहती है, चल तू भी हाथ मुंह धो और खाना खाने बैठ जा। अमन भी आया होगा ना, वो कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। नम्रता अपना बड़ा सा बैग एक कोने में रखते हुए कहती है, मैं अकेली आई हूँ। रिया कहती है, क्या अकेली? अकेली क्यों, क्या हुआ? हाँ, मैं अकेली आई हूँ और हमेशा के लिए आई हूँ। अमन से मेरी झगड़ा हो गई है। रिया उसकी ओर आश्चर्य से देखते हुए, अच्छा बैठ, कुछ खा ले, फिर बातें करते हैं। सभी खाने खाते हैं, फिर साथ में सोफे पर बैठकर रिया कहती है, अब बताओ क्या हुआ, झगड़ा क्यों हुआ, तुम्हारा झगड़े का कारण बताओ। तब नम्रता अपनी और अमन की कहानी सुनाती है। नम्रता शादी के बाद अमन के साथ खुश रहने लगी थी। वे दोनों खूब मौज मस्ती करते हुए एंजॉय करते, कभी कभी शाम शाम को घूमने पैदल भी निकल जाया करते थे। एक दिन शाम 7 बजे अमन और नम्रता यूं ही टाइम पास के लिए टहलने निकलते हैं। चलते चलते ये सड़क पर करीब 1 किलोमीटर दूर जा चुके थे। चलते हुए थोड़ा आगे सुनसान सड़क पर उन्होंने एक लड़की को दो लड़के छेड़ रहे थे। लड़की स्कूटी खड़ा कर उस पर बैठी हुई थी। बाइक और स्कूटी आमने सामने पास पास में ही खड़ा था। लड़के बाइक से नीचे लड़की के पास खड़े लड़की के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे थे। वो कभी लड़की के गाल पर उंगली फेरते तो कभी ओढ़नी खींचते और ये कहते कि चल मैं तुझे गाड़ी चलाना सिखाता हूँ। तुझे स्कूटी चलानी नहीं आती तो चलाती क्यों है? लड़कों के डर से लड़की समी हुई आवाज से कह रही थी, मैंने जानबूझ नहीं टकराई है स्कूटी, प्लीज मुझे जाने दो, मेरे सामने से हटो। लड़की की बातें सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दोनों की गाड़ी में भिड़ंत हुई होगी। वहां आसपास में कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। सड़क पर रोड लाइट का धुंधला सा उजाला से नम्रता और अमन उस घटना स्थल से लगभग 20 कदम दूर खड़े होकर सब देख रहे थे। नम्रता अमन से बोली, चलो जल्दी उन लड़कों को समझाते हैं, वो उस लड़की के साथ कुछ गलत न करें। अमन अपना कदम पीछे हटाते हुए नम्रता से कहता है, नहीं, अब वापस घर चलो, हमें इस मामले में नहीं पड़ना है। नम्रता कहती है, पर यहाँ लड़की अकेली है, सुनसान जगह पर वो लड़के कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जा रही हूँ उन्हें समझाने। कहकर नम्रता आगे उस स्कूटी वाली लड़की की ओर बढ़ने लगती है, पर अमन उसे रोक लेता है और उसका हाथ पकड़ उसे, चलो घर, हमें इनकी झगड़े से क्या मतलब। हाँ, अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा करता तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करता, और वह लड़की हमारी लगती भी क्या है, जैसा किया होगा वैसा उसके साथ होगा। कहते हुए अमन नम्रता का हाथ पकड़कर उसे घर की ओर ले जाता है। यह बात नम्रता को अच्छी नहीं लगती है, तो वह अमन से कहती है कि जहाँ गलत है वहाँ बोलना चाहिए। तुम किस बात का मर्द हो? मर्द सिर्फ अपनी औरतों की रक्षा करने वाला नहीं कहलाता, बल्कि मर्द वो कहलाता है जो सही जगह पर अपना हिम्मत दिखाए, लोगों की मदद करे। मैं किसी का हेल्प और रक्षा नहीं कर सकता हूँ, मुझे दुनिया से क्या मतलब है, मैं बस तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। नम्रता गुस्से में आकर जल्दी जल्दी अपना कदम बढ़ाते हुए कहती है, तुम्हें किसने कहा कि तुम दुनिया की रक्षा और मदद करो, और तुम ऐसा कर भी नहीं सकते दुनिया की मदद, क्योंकि यह तो एक अच्छे विचार वाले इंसान ही कर सकता है। तुम में तो इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। मैंने अभी अभी जाना है, कुछ दिन बाद समय दोपहर 2 बजे आज अमन का दोस्त अमन को गृह प्रवेश में आमंत्रित किया था। अमन नम्रता को भी अपने दोस्त के घर जाने के लिए तैयार होने को कहता है। नम्रता एक बार अमन के साथ जाने के से इनकार कर देती है, लेकिन अमन दोबारा फिर से जाने की जिद करता है। अमन के जिद के कारण नम्रता अमन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अमन के दोस्त का घर उसके घर से करीब 5 किलोमीटर दूर गांव में था। दोनों बाइक पर सवार होकर गांव के कच्ची सड़क से जाने लगते हैं। जाते जाते रास्ते में एक तालाब नजर आता है। तालाब के किनारे पर बनी कच्ची सड़क के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि उस तालाब में एक लड़का डूब रहा था। पानी में होने के कारण उसका उम्र का पता नहीं चल रहा था, पर अंदाज से 13-14 साल का होगा। दूसरा लड़का उम्र करीब 10 साल का, वो उसे रो रो कर बुला रहा था, आजा भैया कह कह कर रो रहा था। डूबने वाला लड़का पानी के और गहराई की ओर खींचा जा रहा था। यह देख नम्रता ने कहा, रोको, बाइक रोको, वो लड़का शायद डूब रहा है। अमन उसकी बात को अनसुनी करते हुए बाइक को और तेज करके आगे निकल जाता है और कहता है, हम वैसे भी लेट हो रहे हैं, तुम यह नहीं जानती गांव के बच्चे तालाब में ही नहाते हैं, वह डूब नहीं रहा है, वह तैर रहा था। नम्रता जोर से चिल्लाती है, लेकिन वो लड़का डूब रहा था। अमन कहता है, तो डूबने दो,
जब उसके माँ बाप को परवाह नहीं अपने बच्चे का, तो हम क्या कर सकते हैं? इतने छोटे बच्चे को वो तालाब में नहाने आने ही क्यों देते हैं? तुम दूसरों की बात का टेंशन मत लिया करो और ना ही मुझे दिया करो। नम्रता कहती है, मुझे तुम जैसा आदमी से नफरत है, अब मुझे तुमसे भी नफरत हो गया है। बात करते करते अपने दोस्त के घर पहुंच जाते हैं। थोड़ी ही देर में वहां हंगामा खड़ा हो जाता है, हाहाकार मच जाता है कि गांव के तालाब में उसी गांव का एक लड़का डूब कर मर गया। अब वहां रोना चिल्लाना शुरू हो गया। यह सुनकर नम्रता के आंखों में आंसू आ जाता है और वह अमन से बोलती है, अमन हम अब घर चलते हैं। वहां अब गृह प्रवेश में खुशी से आने वाले लोग यहाँ पड़े दुख को देखकर वापस चले जा रहे थे। अमन और नम्रता भी वापस घर चले जाते हैं, पर नम्रता अमन से बहुत गुस्सा थी। वह वहाँ भीड़ में जो बातें नहीं बोल पाई थी, वह बात घर आकर बोली। हम लोग उसे बचा सकते थे, पर तुमने उसे बचाने नहीं दिया। तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास इंसानियत नाम की चीज नहीं है। अमन ऊंचे स्वर में बोला, मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि तुम दूसरों की बात लेकर झगड़ा मत किया करो। अगर तुम्हें किसी चीज की कमी हो तो बोलो। मैं किसे बचा रहा हूँ और किसे नहीं, इस बारे में मुझसे बात नहीं किया करो। दूसरों के बात को लेकर घर में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। नम्रता कहती है, मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझती थी, पर तुम में ऐसी कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन नहीं बिता सकती। मैं आज ही चली जाऊंगी। कहकर नम्रता अपना बैग में कुछ कपड़े भरने लगती है। कहाँ जाओगी? घूमकर मेरे पास आओगी? मैं आने के लिए नहीं जा रही हूँ। मैं नहीं आने के लिए जा रही हूँ। अरे शाम हो गया है, अमन ने चिल्लाकर कहा। कहीं जाना अगर तय है तो रात हो या शाम, उसे रोक नहीं सकता। कहते हुए नम्रता घर से निकल जाती है। अमन देखता ही रह जाता है। अब तीनों बहनें साथ रहने लगी थीं। तीसा और नम्रता का कहना था, हम सब मिलकर साथ में रहेंगे, छोटा सा घर का बंटवारा नहीं करेंगे और अब मेहनत करके अपना जीवन यापन करेंगे, खुश रहेंगे। पर रिया को यह सब ठीक नहीं लग रहा था। उसे बहनों की चिंता थी कि उसकी ज़िंदगी इस तरह से कैसे कटेगी। रिया को इन दोनों बहनों की इस तरह का फैसला लेना ठीक नहीं लग रहा था। रिया सोचती है कि अगर पापा आज जिंदा होते तो इन दोनों को समझाते कि ज़िंदगी अकेला गुजारना इतना आसान नहीं है। दूसरे दिन सुबह 10 बजे तीसा और नम्रता रसोई के अंदर खाना बना रही थीं और पीछे से रिया भी उनके साथ रसोई में छोटे मोटे काम में लग गई होती है। रसोई के अंदर रिया चाकू से हरी मिर्च काटते हुए दोनों बहनों से कहती है कि नम्रता और तीसा, मैं तुम दोनों को एक बार फिर समझा रही हूँ, सोच लो, जिंदगी बहुत लंबी है। अपने अपने हस्बैंड को एक बार और मौका दे दो, शायद वो सुधर जाएं। वैसे एक मौका तो बनता है। रिया की बात सुनकर तीसा नम्रता दोनों ने एक साथ तपाक से कहा, ओ नहीं सुधरने वाले, उनके फितरत में है बेईमानी। रिया कहती है, यह बात तो सही है, पर इतने में नम्रता कहती है, दी और कोई लेकिन नहीं, हमने बहुत कष्ट झेले हैं जीवन में, अब और दुख नहीं झेलना है। अब तुम ही बताओ कि इन दोनों बेईमानों के जैसे अगर आपका पति होता तो आप क्या करती? क्या आप उसके साथ जीवन भर रह सकती थी? रिया कहती है, शायद मेरे लिए भी यह मुश्किल होता, वैसे पति के साथ जीवन भर रहना। ईसा कहती है, फिर हमें ऐसे लोगों को मौका देने के लिए क्यों कह रही हो? क्या आप चाहती हो कि हम दुख भरी जिंदगी जिए? शरद कितना घटिया विचार का आदमी है, ये बात आपको भी मालूम है। दीदी, उन्हें मौका देते देते बहुत देर हो जाएगी, तब तक हम बर्बाद हो चुके होंगे। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे उसके साथ नहीं रहना है। मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगी। मैं उससे तलाक लेने का विचार भी बना ली हूँ और इस मामले में आप कुछ नहीं बोलेंगी। रिया कहती है, सब तो ठीक है, पर हम तीनों के तीनों ऐसे जीवन बिताएंगे कैसे? रिया की बात सुनकर तीसा बोली, जब मुसीबत तीनों पर आई है तो इस मुसीबत का सामना हम तीनों को ही करना पड़ेगा। दीदी, हम बचपन से बहुत दुख झेले हैं और अब जीवन साथी भी हमारे सोच समझ से परे मिल गए हैं। हम उनकी हरकतों और बेईमानियों से दुखी हैं और हम हमेशा दुखी रहें, मैं यह नहीं चाहती। कढ़ाई में सब्जी डालते हुए नम्रता कहती है, दीदी तुम लोगों की टेंशन मत लो कि अगला क्या कहेगा, क्या सोचेगा। लोगों का तो काम है इधर उधर की बातें करना। अब उनके बोलने और सोचने की वजह से हम अपनी जीवन बर्बाद नहीं कर सकते दीदी। रिया मिर्च काटते काटते थोड़ा आश्चर्य से
दोनों की तरफ देखते हुए कहती है, अरे आज तो नीलिमा की बेटी का सतैसा पूजन है। उनके घर से बुलावा आया था। हम लोग में से कोई एक चले जाओ। अब 11 बजने वाला है। पूजा शुरू हो गई होगी। इतने में रोटी बेलती हुई दिशा तपाक से बोल पड़ती है, कोई एक नहीं, हम तीनों जाएंगे पूजा में। और जल्दी से रसोई का काम निपटा कर पूजा में जाने के लिए तीनों तैयारी करने लगते हैं। रिया को बिल्कुल फीका कलर की साड़ी पहनते देख नम्रता बोली, दीदी आप ना ऐसी कलर की साड़ी मत पहना करो, बिल्कुल उदास कलर पहनती हो। कहते हुए नम्रता अलमारी से एक चमकदार साड़ी रिया को देते हुए कहती है, अपना शौक क्यों मारती हो आप? आपको भी यह सब पहनने का हक है। नम्रता रिया को चमकदार कपड़े पहनने के लिए जिद कर देती है। तीनों बहनें सज धज कर पूजा में जाते हैं। वहां पूजा में आए लोगों की काफी भीड़ थी। उन्हीं में एक बुजुर्ग लेडी उम्र 60 साल, जो हम तीनों बहनों के बाजू में बैठी थी। उनकी नजर अचानक रिया पर पड़ती है। वह रिया को बड़ी गौर से देखे जा रही थी। देखते देखते वह एक औरत के साथ फुसफुसाने लगी। वह धीमी स्वर में कह रही थी कि आजकल का जमाना तो देखो, विधवाओं को भी चमकदार कपड़े पहनने का शौक होने लगा है। जमाना खराब हो गया है। शर्म आनी चाहिए इन लड़कियों को। उस बुजुर्ग लेडीज की सारी बातें नम्रता सुन लेती है और ऊंची आवाज में उस लेडीज से कहती है, आंटी जी, तुम सुहागन हो, इसका मतलब तुम बुढ़ापे में भी चमक धमक कपड़े पहनोगी, चाहे चाहे तुम पे कपड़े जचे या नहीं जचे। और एक जवान लड़की जिसकी उम्र शौक श्रृंगार का हो, उसे ताम झाम कपड़े नहीं पहनना चाहिए? यह बात तुमसे किसने कहा? क्या भगवान आए थे आपको यह बात बताने के लिए? देखो आंटी, आप क्या पहनती ओढ़ती हो हैं, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। बस वैसे ही आपको भी हमारे लिए सोचना पड़ेगा। हमारा शरीर में हमारा हक है, चाहे हम चमकदार कपड़े पहने या सितारे जड़े। आपकी उम्र का लिहाजा किया है हमने, बस। वरना हम भी बता देते कि किस पे कौन सा कपड़ा जचता है और कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए। दीदी के लिए आइंदा ऐसी बात मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा, बता दिया मैंने। इन दोनों की विवाद सुनकर वहां पूजा में हलचल मच जाती है। सबकी नज़र नम्रता और आंटी के ऊपर टिका हुआ था। इस विवाद के पश्चात तीनों बहनें घर लौट आती हैं। वहां से आने के बाद रिया बहुत दुखी फील कर रही थी। वह बिस्तर पर लेटकर सोचने लगती है, क्या मैं अपनी जिंदगी बस ऐसी खरी खोटी बातें सुनकर ही गुजार दूंगी? आखिर दुनिया विधवाओं को सादा वस्त्र में ही देखना क्यों चाहती है? क्या दुनिया विधवाओं को और भी दुखी देखना चाहती है? उनका अकेलापन का खूब फायदा चाहते हैं ये? जब एक विधवा खाना खा सकती है, अंदर बाहर की जिम्मेदारी निभा सकती है, घर का काम कर सकती है, तो अपनी जिंदगी अपने ढंग से जी क्यों नहीं सकती? क्या पति के मर जाने के बाद पत्नी पर सारी दुनिया का हुकूमत अनिवार्य हो जाता है? सारी दुनिया उन्हें अपने ढंग से क्यों चलाना चाहती है? क्या विधवा होने के बाद उनका खुद पर भी कोई हक नहीं रह जाता? यह सोचते सोचते रिया को प्रशांत याद आ जाता है। वह कभी कभी यह सोचती है कि प्रशांत का एक कॉल आने का देर है, मैं उसे कह दूंगी कि मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, पर कॉल ही तो नहीं आ रहा है उसका। मैं तो हर दिन उसे याद करती हूँ। अब जमाना से डर नहीं है मुझे। ड्यूटी जाने के बाद से प्रशांत एक बार भी कॉल नहीं किया है। यदि मैं उसे कॉल करती हूँ तो वो क्या सोचेगा मेरे विषय में? उसे कॉल करूं कि नहीं, यह सोचते सोचते दिन बीतता जा रहा था। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार का तड़प था, पर दोनों कश्मकश में थे, एक दूसरे को कॉल नहीं कर पा रहे थे। इधर प्रशांत रिया के विषय में सोचता है कि यदि रिया को मुझसे जरा भी लगाव होता तो वो जरूर कॉल करती, और अब तो कॉल करेगी तब भी बात करना मुश्किल है, क्योंकि अब मेरा ट्रांसफ़र ऐसे जगह में हो गया है कि नेटवर्क यहाँ रहता ही नहीं है। अब हमारा मिलना या बात करना मुश्किल ही लगता है। मेरा एक तरफा प्यार है, नहीं तो रिया मुझे इतना इंतज़ार नहीं कराती। मुझे रिया बहुत पसंद थी, और अगर रिया नहीं मिली तो मैं जीवन भर किसी से दोस्ती नहीं करूँगा।
दोपहर 1 बजे अब खाना का टाइम हो चुका था, इसलिए नम्रता रिया के कमरे में उसे खाना खाने के लिए कहने जाती है और रिया के रूम में आते ही देखती है कि रिया अपने बिस्तर पर लेटी किसी गहरी सोच में डूबी थी। नम्रता रिया के करीब जाकर कहती है, दीदी तुम किस सोच में डूबे हो? चलो खाना का टाइम हो गया है। नम्रता की आवाज़ सुनकर रिया चौंकते हुए उठकर बैठ जाती है और कहती है, हाँ हाँ चलो। कहते हुए दोनों रूम से बाहर निकल कर खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना के बाद रिया सिलाई करने लगती है। तीसा और नम्रता घर का सफाई में लग जाती है। तभी रिया के मोबाइल का एक लंबी घंटी बजती है। रिया का मोबाइल रिया के रूम में ही पड़ा था। घंटी की आवाज़ सुनकर नम्रता रिया के कमरे में जा मोबाइल उठाकर देखा कि रिया की सहेली स्नेहा का कॉल था। इसलिए नम्रता कॉल रिसीव करके कहती है, हाँ बोलो। स्नेहा नम्रता की आवाज़ पहचान नहीं पाती है और उसे रिया समझकर कहती है, अरे रिया क्या हुआ? प्रशांत से तेरी बातें हुई कि नहीं अब तक? अरे रिया क्यों नहीं बात कर लेती उससे? मैंने कहा था ना कि ज्यादा मत सोच, अब देर मत कर। स्नेहा की बातें सुनकर नम्रता कहती है, स्नेहा दीदी रिया दीदी अभी कपड़ा सिलाई में व्यस्त है तो आपका नंबर देखकर मैंने उठा लिया। स्नेहा कहती है, ओह ठीक है, मैं बाद में करती हूँ उससे कॉल। नम्रता कहती है, ठीक है स्नेहा दीदी, पर मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। स्नेहा कहती है, हाँ पूछो। नम्रता पूछती है, ये प्रशांत कौन है? प्लीज मुझे बताइए ना। स्नेहा रिया और प्रशांत के विषय में सब कुछ बता देती है। स्नेहा कहती है, रिया का फ्रेंड है प्रशांत। प्रशांत रिया को पसंद करता है और रिया भी उसे पसंद करती तो है, पर यह बात बस मन में ही रखती है। यह बात प्रशांत को नहीं मालूम है कि रिया भी उसे उतना ही पसंद करती है जितना कि प्रशांत रिया को पसंद करता है। रिया उसके पास कॉल नहीं करती है क्योंकि उसे जमाने की ज्यादा पड़ी रहती है कि जमाना क्या सोचेगा, जबकि प्रशांत को रिया का कॉल का इंतजार है। अच्छा रखती हूँ, यह कहकर स्नेहा कॉल काट देती है। नम्रता चुप होकर सारी बातें सुन रही थी। वह ऐसी बातें सुनकर सोच में डूब गई कि रिया को प्रशांत से कैसे बात कराएं।